एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि फेंग तेंजू को सब कुछ बता देता है। वो उसे सॉरी भी कहता है कि उसने उसे बहुत कुछ कहा था लेकिन वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तेंजू उसे बुरा ना फील करने के लिए कहती है और वो उसे कहती है कि वो कंपटीशन में ज़रूर पार्ट लेगी। फेंग उसे समझाता है कि वो कंपटीशन में ज़रूर पार्ट ले सकती है लेकिन वो इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि वो जीत ही जाएगी या फिर उसे ये कंपनी ट्रेन ही करेगी। तेंजू उसे कहती है कि उसे इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है क्योंकि वो करना चाहती है। फेंग उसे पूछता है कि वो कब से कॉमिक ड्रॉ कर रही है। वो बताती है कि 8 साल से। उसके डैड ने उसे कॉमिक ड्रॉ करना सिखाया था लेकिन उनकी डेथ के बाद वही उसकी दुनिया है जहाँ वो अपनी इमेजिनेशंस को खोल सकती है। कभी एलियंस, कभी खूबसूरत स्टार्स, तो कभी एक नया प्लेनेट। ये सब उसके लिए रिलीफ का काम करती है। फेंग उसकी बातें सुन के स्माइल करता है और उसे कल के लिए ऑल द बेस्ट कहकर चला जाता है। तेंजू भी अपनी साइकिल पर वापस जाने लगती है और वो रास्ते में बहुत खुश होती है। एक पार्क में पहुंचकर वो चार के पास कुछ पर्पल लाइट देखकर रुक जाती है और वो पर्पल लाइट उसकी तरफ ही बढ़ने लगती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो लाइट उस गले में जा लगती है और वो कुछ और नहीं बल्कि वही स्टोन लॉकेट था जिसके पीछे इतने लोग पड़े थे। तेंजू उसे फिर से अपने आसपास देखकर डर जाती है और जोर से चीख मारती है कि ये फिर से मेरे पास आ गया, जिसकी ये आवाज़ एनबे भी सुन लेता है क्योंकि वो दोनों अब भी टेलीपैथी से जुड़े हुए थे और तेंजू के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहीं तेंजू उस लॉकेट को अपने गले से निकाल फेंकती है लेकिन कुछ सेकंड में वो वापस उसके गले में आ जाता है। तेंजू और भी ज़्यादा डर जाती है, जो कि एनबे भी फील करता है और सुन भी सकता था। तेंजू उस लॉकेट को हाथ में लेकर कहती है कि उसने तो ये फेंक दिया था लेकिन वो बार बार उसके पास क्यों आ जा रहा है, और वो खुद से कहती है कि वो इससे फिर से फेंक देगी, जिस पर उसके पीछे खड़ा एनबे कहता है ऐसा करने का कोई भी फायदा नहीं है। तेंजू उसे देखकर डर जाती है और कहती है कि अब वो क्या लेने आया है, उसने ये लॉकेट दे दिया है लेकिन फिर से वापस आ गया। वो और कोई मुसीबत नहीं चाहती, उसकी वजह से उसकी ग्रैंडमा ऑलमोस्ट मर ही गई थी। एनबे उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है इस लॉकेट ने उसे चूज कर लिया है, जो कि वो समझ नहीं पा रही क्योंकि वो स्टारसी रोज प्लेनेट से नहीं है, इसीलिए ही वो बार बार उसके पीछे आ जा रहा है। फिर वो ये भी कहता है कि उसकी जान को खतरा है और हम देखते हैं कि कोई कार में उन्हें ही देख रहा होता है। एनबे उसे समझाता है कि क्योंकि इस लॉकेट ने उसे चूज कर लिया है इसीलिए वो इससे हर जगह प्रोटेक्ट करेगा। तेंजू उस लॉकेट को वहीं फेंक भागती है, ये कहते हुए कि उससे प्रोटेक्शन की ज़रूरत उन लोगों और बस उस लॉकेट से है। वहाँ जाओ भी आता है जो कि यहीं था और दोनों को देख रहा था। वो कहता है कि वो अब कमज़ोर हो चुका है और अगर उससे सीधे ढंग से लॉकेट नहीं मिल रहा है तो उसे तेंजू को मार देना चाहिए। तेंजू को मारने की बात सुनकर एनबे जोर से चिल्लाता है और ज़ियाओ हंसते हुए कहता है इमोशंस। उसे लगा ही था और इसी बीच जो लॉकेट उन दोनों के बीच ज़मीन पर पड़ा था वो वापस आसमान में उड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में सेंसेन और तेंजू बैठे होते हैं जहाँ सेंसेन कहती है कि उसे अच्छा नहीं फील हो रहा, उसे रोना आ रहा है जैसे कि वो रिलेशनशिप में थी लेकिन उसे कुछ याद नहीं। तेंजू बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही होती है और कहती है कि शायद ये उसके पीरियड की पहले का डिप्रेशन है और सेंसेन एम्बेरस होकर वहाँ से चली जाती है। तेंजू को फेंग का मैसेज आता है, वो उसे अपने स्टूडियो बुलाता है सुबह, जहाँ से दोनों साथ में कंपटीशन के लिए जाएंगे। वहीं फेंग के दरवाजे पर कोई अनजान नॉक करता है लेकिन इसके आगे क्या होता है हम ये देख नहीं पाते। अगली सुबह तेंजू तैयार होकर खुशी खुशी फेंग के स्टूडियो जाती है लेकिन उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब था। वो तेंजू को नहीं पहचानता और उसे अपनी फैन समझता है। तेंजू उसे याद कराने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा बिहेव करता है जैसे कि उसे कुछ याद ही नहीं। फेंग का मैनेजर उसे थैंक्स कहकर चलने को कहता है। तेंजू कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन वो सब चले जाते हैं। तेंजू की आंखों में आंसू थे और वो कहती है एनबे, जो वहीं कार में बैठा होता है। वो उसे एक ब्रिज के पास ले जाता है जहाँ हम फ्लैशबैक देखते हैं। एनबे ही वो था जिसने ये सब किया था। वो उसके ऊपर गुस्सा होती है। वो पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिसका जवाब वो देता है कि उसने ये सब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। वो उसे गलत समझ सकती है लेकिन इसी में उसकी सेफ्टी है। वो उसके साथ उसके घर चले। तेंजू उसके ऊपर भड़कते हुए कहती है उसे किसने राइट दिया कि वो उसकी लाइफ की डिसीजन ले। वो पहले ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है, अब उसका एक लौता सपना भी तोड़ दिया। एनबे कहता है कि उसने ये सब कुछ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। तेंजू के सब्र का बांध अब टूट चुका था। वो पूछती है कि वो किसके लिए थैंकफुल रहे, इसीलिए कि उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। वो उस लॉकेट को नीचे पानी में फेंक देती है और कहती है कि यहाँ से उनका कोई भी रिश्ता खत्म हो गया है और वो चली जाती है। एनबे ये सोचता है कि कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी और उसे फील होता है कि ज़ियाओ भी वहीं कहीं है
और जब वो देखने जाता है तो ज़्याओ वहाँ से भाग चुका था। तेंजू किसी तरह से इवेंट पर पहुँचती है, लेकिन उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और वो लॉकेट फिर से उसके पास वापस आ जाता है और वो सोचती है कि क्या सच में ये लॉकेट उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी वहाँ मिस्टर वांग आ जाते हैं जो उसे अंदर लेकर जाते हैं और खूब बकवास कर रहे होते हैं कि उन्हें रास्ते में फेंग के मैनेजर मिल जाते हैं जो उसे ढूंढ रहे थे। मिस्टर वांग बताते हैं कि तेंजू को फेंग ही लेकर कंपनी आया था, लेकिन वो यकीन नहीं करता और उसे खूब बुरा भला कहता है। उसे इस बात का गुस्सा था कि फेंग भाग गया है, लेकिन वो ये तेंजू पर निकाल देता है। उसे इंटीमेसी और सेकंड रोड से आगे बढ़ने का इल्ज़ाम लगाकर वो उसे ये भी कहता है कि उसे कुछ भी नहीं आता, वो बस सेकंड रोड से आगे बढ़ना चाहती है और फिर चला जाता है। मिस्टर वांग उसे समझाने की कोशिश करता है, फेंग ने खुद ही ये सब किया है, लेकिन वो नहीं सुनता। उन दोनों के बाद वहाँ तेंजू अकेले आंखों में आंसू लिए सोच रही थी कि क्या उसकी ब्रश पेंटिंग सच में कुछ कर सकती है, क्या उसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए। जिसकी ये बातें एनबे भी सुन लेता है टेलीपैथी से, जो उस इवेंट में पहुंच चुका था। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि एनबे कंपटीशन वेन्यू में एंटर करने के लिए गार्ड्स को हिप्नोटाइज कर देता है। अगले सीन में उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले एक कंटेस्टेंट को तेंजू मिल जाती है और वो उसे लेकर जाने लगता है। वो फेंग की ग्रुप का एक मेंबर होता है और उसकी फ्रेंड्स पिक्चर क्लिक करने के लिए तेंजू की मदद मांगती है, लेकिन वो दोनों लड़ते रहते हैं। वहीं उनका एक सीनियर भी आ जाता है जो तेंजू को ट्रबल के लिए माफ़ी मांगता है और फिर से सब वेटिंग एरिया में चले जाते हैं। वहाँ बैठकर सभी अपनी स्टोरीज बताते हैं कि वो फेंग से कैसे मिले और क्या क्या हुआ, कैसे उनका कॉलेज था और भी बहुत कुछ। लेकिन तेंजू उन सब के बीच खुद को आउटकास्टेड फील कर रही थी, क्योंकि ना तो वो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानती थी, ना ही ये कि यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई कैसे होती है। सब शॉक होते हैं कि फेंग ने एक ऐसी लड़की को क्यों रिकमेंड किया। थोड़ी देर में वहाँ सब कंटेस्टेंट आ जाते हैं और तेंजू खुद को और भी ज़्यादा अकेला महसूस करने लगती है। कंपटीशन शुरू होता है और तेंजू ये देखकर डर जाती है कि कंपटीशन पेन या पेपर से नहीं हो रहा है। एक कंटेस्टेंट के बाद तेंजू को बुलाया जाता है, लेकिन तेंजू कुछ कर नहीं पाती और सिस्टम ही रीबूट कर देती है। सभी उसके बारे में बातें करते हैं और उसका नाम भी लिस्ट पर नहीं था, इसीलिए सब सिक्योरिटी को बुला लेते हैं। तेंजू किसी तरह वहाँ से छूटती है और भागने लगती है। उसके पीछे कई सारे गार्ड्स थे। दूसरी तरफ हम ज़ियाओ को देखते हैं, जो कि पहले वो अपनी वॉच में कुछ देखता है और फिर से अबैंडन जगह पर जाकर कुछ ढूंढने लगता है। वहीं फेंग भी जजेस की जगह से गायब था। सब उसे मेन वॉशरूम में ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो वुमेन वॉशरूम में रहता है। वहीं गार्ड से भागते हुए तेंजू एनबे से टकरा जाती है, जो गार्ड्स को भेज देता है। एनबे उसे कहता है कि वो उसके साथ चले, लेकिन तेंजू मना कर देती है। एनबे उसे कंपटीशन दिखाने की बात करता है और तेंजू कुछ सोचकर उसके पीछे पीछे चलने लगती है। दोनों एक गेट तक पहुंचते हैं जहां से तेंजू कंपटीशन को देख पा रही थी। वहीं मिस्टर वांग आकर कंपटीशन स्टार्ट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि फेंग नहीं मिल रहा था। कंपटीशन में जजेस के मुंह से स्टोरी बुक, वीक आइडियाज जैसे वर्ड्स तेंजू सुन पा रही थी, जिसे सुनकर वो सोच में पड़ जाती है। सीन फेंग की तरफ शिफ्ट होता है, जो वॉशरूम से ये सोचकर निकलता है कि शायद अब तक सब खत्म हो गया होगा, लेकिन बाहर ही उसका मैनेजर खड़ा होता है और उसके मैनेजर के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि उसकी शामत आई है। सीन वापस तेंजू और एनबे पर शिफ्ट होता है। एनबे उसे कहता है कि तेंजू बेसिक्स भी नहीं समझ पा रही है। अगर फेंग को वो याद भी होती तो वो उसके लिए प्रॉब्लम होती। सिर्फ रिकमेंडेशन से वो पार्ट नहीं ले पाती। ऑल्दो उसकी बातें कुछ हद तक सही थी, लेकिन वो एक तरीके से खुद का किया गलत काम जस्टिफाई कर रहा था। कंपटीशन लगभग खत्म हो चुका था। तेंजू एनबे की तरफ घूमती है और कहती है कि वो उसके रास्ते से हटे। एनबे कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन तेंजू उसे हटाते हुए कहती है कि उसे पार्टिसिपेट करने जाना है उस कंपटीशन में, और वो भागने लगती है एक डायरेक्शन में। रास्ते में उसके शूज टूट जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो अपने शूज को हाथ में लेकर दौड़ने लगती है। वहीं मिस्टर वांग को बाकी जजेस फेंग के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो अजीब सा मुंह बनाते हैं। तेंजू वहां पहुंच जाती है और उनसे एक मौका मांगती है, लेकिन मिस्टर वांग सभी जजेस को भेज देते हैं। मिस्टर वांग उसे जाने के लिए कहते हैं और उसके ना जाने पर वो सिक्योरिटी बुलाते हैं, लेकिन तेंजू वहीं स्टेज पर दौड़ने लगती है और कहती है कि उसे बस एक मौका चाहिए। तभी फेंग का मैनेजर उसके कान पकड़कर बाहर ले आता है और कहता है कि ये सोचने में भी कितना एम्बैरेसिंग है कि वो लेडीज वॉशरूम में छिपा हुआ है। वो उसे वहीं ले जाते हैं जहां मिस्टर वांग और तेंजू थे। मिस्टर वांग तेंजू को अब भी वही कह रहे थे, लेकिन वो नहीं मानती और ये सब एनबे भी देख रहा था।
फेंग के आने पर बस वो एक मौका मांगती है कि उसे बस अपनी टेक्निक दिखा दी जाए। मैनेजर मना करता है लेकिन फेंग मान जाता है और मिस्टर वांग पेपर, ब्रशेस और सारा सामान मंगवा देते हैं। फेंग कहता है कि ये उसका चांस है, वो जो चाहे वो बना सकती है। लेकिन तेंजू के दिमाग में जजेस की वो कॉम्प्लिकेटेड बातें चल रही थी जब वो कॉमिक के बारे में बात कर रहे थे। अब जब फेंग पूछता है तो उस ब्रश से एक होल पेपर पर बन जाता है। वो कहता है कि उसने क्या बनाया है, एक होल, और फिर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें तेंजू ने कितना ट्राई किया था। वो अपनी कॉमिक स्क्रिप्ट पोस्ट करती, रिप्लाई का वेट करती, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को देखती, उनका एग्जीबिशन देखती और अपने घर वापस आकर अपनी पेंटिंग को टेबल का सपोर्ट बना देखती। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ एनबी ये कहता है कि उसे चलना चाहिए, रात हो चुकी है। वो आम कॉमिक फैन की तरह ही है जिसे वो पैशन समझ रही है, लेकिन तेंजू उसे रुकने को कहती है और पेपर चेंज करके पेंटिंग करने लगती है। वो एक के बाद एक पेंटिंग करती है जो उसकी कॉमिक स्क्रिप्ट है और बस उसी में खो जाती है। एक औरत आकर उन्हें जाने के लिए कहती है लेकिन एनबे अपने पावर्स से फिर से उसे वापस भेज देता है। एक पेंटिंग को बनाते समय तेंजू याद करती है कि वो और उसके डैड बीच पर खेल रहे थे जहाँ वो सैंड में आर्ट बना रही थी और उसके डैड उसकी पिक्चर्स कंप्लीट होने के बाद वो उसे बुलाते हैं और दिखाते हैं। छोटी तेंजू कहती है कि उसने उनसे ज़्यादा अच्छा बनाया है और वो उन्हें अपने सैंड आर्ट के पास ले जाती है। उसके डैड कहते हैं कि वो एक दिन बहुत अच्छी कॉमिक आर्टिस्ट बनेगी। वहीं तेंजू भी ज़ोर से चिल्लाती है कि मैं तेंजू एक दिन बहुत ही अच्छी कॉमिक आर्टिस्ट बनूंगी और मेरे डैड को भी पीछे छोड़ दूंगी। प्रेजेंट में तेंजू वो पेंटिंग कंप्लीट कर चुकी थी और उसे थोड़े थोड़े चक्कर भी आ जाते हैं। तेंजू बेहोश होकर गिर जाती है और हम देखते हैं कि उसने एक बेटी और पिता को समुद्र के किनारे बनाया था जो शायद उसे और उसके डैड को रिप्रेजेंट करता है। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।